हर रंग कुछ कहता है। कभी सपनों संग इठलाते हैं, कभी अपने बन उम्मीद जगाते हैं। खुशियों की सौगात लेकर हर लम्हा संग चलता है। हर रंग कुछ कहता है। आसमां में सजते 7 रंग मिलजुल कर रहे एक दूजे के संग, उमंग और उत्साह के साथ नव सर्जन की नींव रखता है। हर रंग कुछ कहता है। सुख दुख भी जीवन के 2 रंग धूप छांव की तरह रचते तरंग। जीवन की कसौटी पर समय चक्र भी बदलता है। हर रंग कुछ कहता है। ख्वाहिश हो मंजिलें छूने की, जिद हो कुछ कर गुजरने की, हो मार्ग अवरुद्ध कितने ही, संकल्प विकल्प कब बनता है। हर रंग कुछ कहता है। हर रंग कुछ कहता है। आप सभी दर्शकों को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। रंगोत्सव पर देश भर में उड़े रंग और गुलाल। अयोध्या से काशी और पुरी से कोलकाता तक हर तरफ होली का उल्लास। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में भी दिखी रंगोत्सव की अनोखी छटा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में बढ़ा भारत का कद। सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक को मिलेगा इस साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। प्रवाह और सारथी सिस्टम समेत विभिन्न पहलों के लिए मिलेगा यह पुरस्कार। यूक्रेन संघर्ष सुलझाने की कोशिश के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। पूरी दुनिया के सामने की सराहना। ट्रंप ने रूस के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। युद्ध के जल्द रुकने की जताई उम्मीद। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। दुनिया जानती है कहां है आतंकवाद का अड्डा। यूपी एटीएस की कार्रवाई में लखनऊ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। बादलों की पिचकारी से बारिश की बौछार। होली पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों के मौसम का बदला मिजाज। और आज सबसे पहले बात रंगों के त्योहार होली की। भारतीय मनीषा और सनातन परंपरा में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। और संस्कृत में भी एक सूक्ति है, अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी अंत कोई खात्मा नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। और इसी शुरुआत और अंत में सब भले का नाम है होली। इसी को समझ लेने का आनंद है होली और इसी को गाने बजाने और इसी के रंग में रंग जाने का नाम है होली। रंग और उमंग का महापर्व होली। उड़ते रंग, अबीर गुलाल, जाति संप्रदाय, अमीर गरीब हर बंधन के रंग को मिटाकर अपने ही रंग, एकता, समता और समरसता के रंग में रंग देते हैं। पूरा देश रंगों के इस महाउत्सव में सराबोर है। सबके अपने अंदाज और अपनी परंपरा हैं, लेकिन रंगों का संदेश समूचे देश में एक ही है, समृद्धि, भाईचारा और बुराई पर अच्छाई की विजय। कहीं पिचकारियों से निकलते रंग तो कहीं गुलाल की भीनी भीनी खुशबू फगुनाहट के खुमार को तोड़ लोगों के जीवन में ऊर्जा और उमंग के नए रंग भरने की करते कोशिश। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सब इस रंग में नहाए नजर आए। रंगों के फुहारों का ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर वर्ष तमाम जगहों से अलग ब्रज क्षेत्र, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में होली के मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है। होली की इस अनोखी परंपरा में पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। देश विदेश से हजारों लोग रंगों के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए
कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक समूचा देश प्रेम, उत्साह, भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्षोल्लास का ये पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। ये त्यौहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा, होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार में है। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। होली का एक ही संदेश, एकता से ही आगे रहेगा ये देश, और इस परंपरा को पूरे देश ने एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाकर देश और दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से सिद्धि का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं देश भर में शुक्रवार को धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए पूरा देश रंगों के उत्सव में रंग गया। इस मौके पर राजनीति की कई दिग्गज हस्तियों ने भी अपने अपने तरीके से होली मनाई। होली के त्योहार पर देश भर के दिग्गज नेता भी अपने अपने अंदाज में रंगोत्सव के जश्न में डूबे नजर आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित अपने आवास पर रंग खेलते नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने आवास पर होली समारोह में ढोल बजाते नजर आए। देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व भी अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। और इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने होली मनाई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में बिहार में भी धूमधाम से होली मनाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में होली मनाई और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म, मजहब, जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। बहुत ही आनंद आ रहा है अपने क्षेत्र में अपनों के बीच परिवार के साथ आज यहाँ होली का महोत्सव मना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और गौ माता का गुलाल से तिलक किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होली के रंग में रंगे नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अंदाज में गीत संगीत के साथ होली मनाई। उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था, और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी, सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी रंगोत्सव मनाया, तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इटावा में होली खेली और रंगों में सराबोर की। सभी नेताओं ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और एकता, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और अयोध्या से काशी तक और मथुरा वृंदावन से पुरी तक होली का जश्न नजर आया। अयोध्या में रामलला ने हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की और रामलला ने फूलों की होली खेली। ब्रज क्षेत्र में भी होली का उल्लास चरम पर नजर आया। वृंदावन के प्रेम मंदिर में भक्तों ने अबीर गुलाल और रंगों की होली खेली, तो काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों ने गुलाल चढ़ाया। ये तस्वीरें आपके सामने। काशी में तो कहा जाता है कि 7 वार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी के क्या ही कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की अलग छटा नजर आई। होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ थिरकते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई और पुजारियों ने बाबा महाकाल और नंदी को गुलाल लगाया। वहीं ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने होली मनाई। तो ये देश की अलग अलग तस्वीरें और हर जगह एक ही रंग, एक ही उत्साह, एक ही आनंद का माहौल। और वहीं देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी होली के जश्न में डूबे नजर आए। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर होली का त्योहार मनाकर भाईचारे का संदेश दिया। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान होली की मस्ती में देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे राज्यों में किस तरह से होली की धूम रही, राज्यों में रंगोत्सव की कैसे रही धूम। एक छोटे से ब्रेक के बाद केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल छलके। होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी।
आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। और अब बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से होली मनाई गई। तो देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग अंदाज में होली मनाई गई। कहीं रंगों की बौछार हुई तो कहीं परंपराओं का भी अनोखा मेल हुआ। क्या कुछ रहा और किस तरह से राज्य में मनाया गया होली, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रंगों का त्यौहार होली देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अलग अलग रंगों और सांस्कृतिक अंदाज में हर कोई रंगा दिखाई दिया। ये त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो वहीं ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है, क्योंकि सारे रंग मिलकर सभी भेदभाव मिटा देते हैं। राजधानी दिल्ली में लोगों ने उत्साह के साथ होली मनाई। यहाँ लोगों ने खुलकर एक दूसरे के साथ होली खेली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया। बिहार के बेगूसराय के मटिहानी गांव में अनोखी होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की होली की तर्ज पर बेगूसराय के मटिहानी गांव में होली खेली जाती है। इसमें कई टोलियां हिस्सा लेती हैं। सभी एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं। जिस टोली की पिचकारी का रंग पहले समाप्त हो जाता है, उनकी हार हो जाती है। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार देखने को मिली। सुबह से गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोगों ने जमकर होली खेली। रंगों का त्यौहार होली शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ भोजपुरी गीतों पर थिरकते नजर आए। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। राजस्थान के पुष्कर में होली की धूम देखी गई। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। गुजरात के अहमदाबाद में होली का अलग ही रंग देखने को मिला। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी होली की धूम देखने को मिली। घाटी में भी लोगों ने रंगों के पर्व होली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। लोगों के चेहरों पे लगे रंग उनकी खुशी और उल्लास को बयां करते नजर आए। खासकर एक ही मैसेज है हमारा, वो है ब्लेस। हम ब्लेस का जो ये त्यौहार है इसको अच्छी तरह मनाएंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार मना रहे हैं और आपसी भाईचारे को कायम दायम रखते हुए यहाँ पे होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पे मैं भारतवर्ष, मलेशिया, जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होली महोत्सव के बीच देश भर में मुस्लिम समुदाय ने रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी अदा की। प्रशासन ने होली और जुमे के एक ही दिन पड़ने पर विशेष प्रबंध किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जैसे होली के रंगों में विविधता है, ठीक उसी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने के तरीकों में भी काफी विविधता है। इस पर्व को कहीं ढोलक जत्रा के रूप में मनाया जाता है तो कहीं इसे लठमार होली के अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आइए आपको बताते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस तरह से मनाई जाती है होली। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। भारत के हर राज्य में अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। कहीं रंगों की बौछार होती है तो कहीं परंपराओं का अनोखा मेल। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में होली को याओ सांग के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत हो गई है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग श्री विजय गोविंद मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। उसके बाद एक घास फूस से बनी झोपड़ी का दहन किया जाता है, जिसे मिथाबा कहा जाता है। फिर इसे जलाने के साथ ही मशाल लेकर अलग अलग समूह में जाते हैं और शुभारंभ होता है इस उत्सव का। सारी दुनिया में
इस प्रकार के उत्सव की कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार का उत्सव, इतना रंग, इतनी शालीनता, गरिमा, भद्रता और स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, ये किसी और पर्व में पूरे देश में शायद कम देखने को मिलेगी जितनी यहाँ मणिपुर में मीतेई वैष्णव हिंदुओं के मध्य में देखने को मिलती है। और इसी कारण यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में जाए, यह भी यहाँ के लोगों की मांग है। मथुरा वृंदावन को, रुक्मिणी राधा श्री कृष्ण के प्रदेश को मणिपुर के इम्फाल के साथ में जोड़ने वाला यह याओशांग उत्सव जो है, यह अद्भुत, असाधारण है और यह उत्सव भारतीयता को परिभाषित करता है। इस उत्सव के साथ अलग अलग जगहों पर खेल कूद प्रतियोगिताएं, नाटक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान स्थानीय युवा समूहों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों, नृत्य और संगीत के साथ साथ रंगों की भी मस्ती होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मोहल्ले में भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का वो स्मरण करते हुए होली का दल होती है। ये होली दल घरों में जाते हैं और जो 5 दिन तक इस प्रकार का होली दल है, जगह जगह जाके भगवान राधे जी का और श्री कृष्ण जी का होती है। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू है वो है खेल कूद। ये 5 दिन तक आपको ये ऐसा दृश्य देखने को मिलेगी कि मणिपुर जो है, इम्फाल जो है, खेल कूद का एक केंद्र है। याओशांग में खेलना हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा है और भविष्य में भी ये सभी के लिए एक मिसाल है। याओशांग पे स्पोर्ट इसलिए मनाते हैं हर साल, हमारा जो बच्चे लोग हैं तो इस तरह से स्पोर्ट में ध्यान दे ताकि अगली भविष्य के लिए उसको ठीक ठाक करवाए। तो इस तरह से मतलब हर साल इस तरह से स्पोर्ट की वजह से मतलब बच्चे लोग को अच्छा सुविधा, अच्छा मतलब खेलने का प्रयास करने का उसको मौका दिया जाए। यह उत्सव लोगों को आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करता है, जिससे समाज में एकता और उल्लास बना रहता है। यही परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। मणिपुर की यह होली उल्लास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा संगम है जो लोगों को आपस में जोड़कर एक सद्भावना का संदेश देती है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, इम्फाल, मणिपुर। और जब रंगों की खुशियां दूर देशों तक पहुंचती हैं तो होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत रास्ता बन जाता है। होली का ये पर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब विदेशों में भी होली की धूम मचने लगी है। विदेशों में स्थित भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी इस रंगीन उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। होली का रंग देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब बिखरा। लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में होली पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया। दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों ने श्रीनाथ जी मंदिर में होली का त्योहार मनाया। यूएई में हिंदू धार्मिक जीवन का आधार यह ऐतिहासिक मंदिर एक आनंदमय और भक्तिमय स्थान में तब्दील हो गया। इस अवसर पर सभी उम्र के लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग ने होली समारोह का आयोजन किया, जिसमें एकता और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। इस कार्यक्रम में कृष्ण राधा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति और लोकगीतों का मनमोहक गायन हुआ, जिसने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूर्वी अफ्रीकी द्वीप समूह ज़ांज़ीबार में होली का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय ने ऐतिहासिक स्टोन टाउन में स्थित रोमजी स्ट्रीट पर शिव शक्ति मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ जश्न मनाया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। पीआईओ और एनआरआई समुदायों के 100 से अधिक सदस्यों ने रंगों से होली खेली। नेपाल के तराई क्षेत्र में आज होली मनाई गई, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को होली मनाई गई। काठमांडू के इस्कॉन बुधनील कांठा में हजारों लोगों ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने होली उत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारतीय समुदाय और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुतिन ने क्यों की पीएम मोदी की तारीफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तेल जो छलके MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का। MDH सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा हम यहाँ क्यों बैठे हैं गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत। आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर की चौथी किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है। कंपनियां, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और अब आपको हम बताएंगे कि अब तक आपने कौन कौन सी खबरें देख ली हैं। तो अब तक जो आपने खबरें देख ली हैं वो ये आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश और विदेश में होली के रंग, सीमा पर जवानों की होली कैसे मनी और मणिपुर के याओसांग उत्सव के रंग भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो अब तक ये खबरें आपने न्यूज नाइट में देख ली हैं। बढ़ेंगे आगे कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने में भारत की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार चर्चा होती रहती है। पीएम मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, शांति का है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। भारत की इसी प्रतिबद्धता को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी काफी सराहना की है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में पूरी दुनिया लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध समाप्त करने और बातचीत से समस्या के समाधान की कई बार अपील कर चुके हैं। अब जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप समेत युद्ध खत्म करने की कोशिशों में लगे वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। पुतिन ने कहा कि वो उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि ये संघर्ष रोकने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका मकसद बड़ा है। मैं यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्र अध्यक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर क्षेत्र में शांति लाने पर जोर देते रहे हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को स्पष्ट किया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी बैठक में भी पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है बल्कि भारत शांति के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है।
और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन दोनों से कई बार बातचीत की। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के रुख को मजबूत किया है। भारत दुनिया में शांति चाहने और प्रयास करने वाला सबसे अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 वर्षों में वैश्विक शांति के लिए जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए हैं वे काबिले तारीफ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के लिए भी शांति की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के इन प्रयासों ने भारत की महत्ता को और बढ़ाया है और सही मायनों में विश्व गुरु होने की दिशा में भारत के कदम और भी मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी ये छवि देख सकते हैं, वैश्विक नेता के तौर पर बीते 10 वर्षों में उभरे हैं। और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, आज हम वही लेकर आए हैं। और देखिए, पुतिन ने भी सराहना की कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले को लेकर प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, हम उसकी सराहना करते हैं, खासकर रूस यूक्रेन मामले को लेकर। इसलिए हम कह रहे हैं कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले इसी मामले को ले लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का मामला। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज एक बहुत ही ग्लोबल लीडर का एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है, वैश्विक भूमिका निभा रहा है, और जो पॉलिसी रही है बीते 10 वर्षों में वो उसको सपोर्ट करती नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी ने एक शांति दूत की भूमिका निभाई है। हमेशा से ही ये भारत का और पीएम मोदी का ये पक्ष रहा है कि ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है और शांति का है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल और केवल शांति का पक्ष लिया है। देखिए, कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि भारत क्या इसके पक्ष में है, क्या भारत उसके पक्ष में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, भारत की ये नीति रही है कि हम केवल और केवल शांति के पक्ष में हैं, पीस के पक्ष में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में पीएम मोदी के शांति निर्माण के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है। पूरी दुनिया ने, न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति ने बल्कि तमाम वैश्विक नेताओं ने भारत के प्रयासों की काफी सराहना की है। पीएम मोदी को शांति दूत बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रस्तुत किया जा चुका है कि इनको आप शांति दूत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत के तौर पर यह प्रस्ताव भी वहां पे पेश किया जा चुका है। अब आता है दूसरा कि शांति निर्माता के रूप में भारत ने क्या कुछ काम किया है। तो भारत युद्धग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। हम जानते हैं, चाहे किसी भी ऐसे देश में जहां कि हमारे भारतीय नागरिक फंसे होते हैं, उनको सुरक्षित तौर पर निकालने का काम प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने किया है। अमेरिका ने शांति निर्माता के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार किया है। अमेरिका और बाकी मुल्क भी इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि ये वैश्विक नेता के तौर पर पीएम मोदी हैं और उनकी बातों को सुना और समझा जाता है। अक्टूबर 2024 की रूस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी ने शांति की वकालत की थी। उस दौरान भी ये सारे माहौल थे ऐसे, रूस और यूक्रेन के बीच का माहौल। उस दौरान भी स्पष्ट तौर पर रूसी राष्ट्रपति को कह दिया गया था कि हम शांति के पक्ष में हैं, आप बातचीत कीजिए और बातचीत के जरिए ही समाधान निकाल सकते हैं। रूस यूक्रेन के अलावा इजरायल और गजा की बात की जाए तो इस मसले पर भी भारत ने शांति की बात की है। दोनों ही पक्षों के तरफ से यह कहा गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग शांति ही एकमात्र कंडीशन है कि इसके जरिए आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भी शांति का संदेश दिया था। जब ये सारी चीजें हुई, वहां से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, वहां जब इस तरह की चीजें हुई, उस वक्त भी भारत ने यह साफ तौर पर कहा कि हम शांति को वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भारत हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। ये किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इसलिए शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विकास की बात हो, इसके लिए हमेशा से भारत और पीएम मोदी प्रतिबद्ध रहे हैं।
पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, अब इस पे आ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि वैश्विक नेता हैं तो उनकी अप्रूवल रेटिंग, इस पर भी निगाह और ध्यान देने की जरूरत है। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक नवीनतम, बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, अप्रूवल रेटिंग ये जारी की है। अब उसमें बताते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 77% के साथ पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो है वो वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ जो तमाम जो वैश्विक नेता हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर अप्रूवल रेटिंग किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अब आ जाते हैं कि वैश्विक मित्र के रूप में, ग्लोबल फ्रेंड, एक वैश्विक मित्र के रूप में भारत ने किस तरह का रोल प्ले किया है। तो कोरोना काल, हाल फिलहाल की बात की जाए तो कोरोना काल में भारत ने दुनिया को फ्री में, मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन भेजा। हम जानते हैं कि न सिर्फ ग्लोबल साउथ की जो तमाम कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भेजा, बल्कि दूसरे देशों को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन का डोज जो है वो भारत ने मुहैया कराया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। युद्धग्रस्त देशों में सबसे पहले मानवीय सहायता की पहल की जाती है भारत की तरफ से। जहां कहीं भी इस तरह के युद्ध के हालात होते हैं, भारत की कोशिश होती है कि वहां पे जो राहत सामग्री है वो उसको पहुंचाया जाए। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो देश हैं उनको भी मानवीय सहायता पहुंचाने का काम भारत करता है, प्रोएक्टिव तरीके से उसमें रोल प्ले करता है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने कहा कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये छवि आपके सामने। और इस बात को न सिर्फ अमेरिका, रूस, बल्कि तमाम जो देश हैं वो इस बात को तस्दीक करते रहे हैं। अब हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो आज हमारा चर्चा का विषय है, विशेष है, वो भी यही है, राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को शुक्रिया। जी हां, हमारा आज का विशेष राष्ट्रपति पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को शुक्रिया। और इसके पीछे आपने जाना किस तरह से जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। हम आपको दिखाएंगे उनकी छवि, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। प्रभु दयाल जी जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, ये आपके सामने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज नाइट में, इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जेएनयू से के प्रोफेसर हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत दयाल सर आपसे मैं करना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि रूस ने भी, अमेरिका ने, रूस ने, तमाम जो देश हैं वो इस बात को अब मान चुके हैं, मानने लगे हैं कि वाकई भारत ने जो रोल प्ले किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और खासकर शांति वार्ता में, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, कल ही रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा, शांति का पक्षधर रहा। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, जैसा आपने खुद कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत दूसरे देशों को संदेश देता आ रहा है वो शांति का संदेश है। और कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम और संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य ग्लोबल लीडर्स के प्रति आभार व्यक्त किया। बिल्कुल। पुतिन ने कहा, हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 3 बातों का। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कहते आए हैं कि भारत शांति के पक्ष में है। बिल्कुल। दूसरी बात जिसको वो दोहराते आए हैं कि विवाद का समाधान बातचीत की मेज पर किया जा सकता है, बिल्कुल, लड़ाई के मैदान पे नहीं। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था ये युद्ध का समय नहीं, ये युद्ध का युग नहीं है। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि उनकी बात का असर पुतिन पे हुआ, क्योंकि इसी वजह से पुतिन ने उनकी तारीफ की। और लेकिन ये पहली बार नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा की। दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत कितना आगे बढ़ रहा है, भारत की ओर से उठाए गए कितने महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत के
प्रभावशाली वृद्धि को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक नीतियों की भी उन्होंने सराहना की थी। उन्होंने कहा था पीएम मोदी हमेशा भारत को इस डेवलपमेंट की ओर, हाई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। आपने भी बताया कि मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी को कई बार मोस्ट पॉपुलर लीडर कहा है, लेकिन कई और भी वेबसाइट्स, देखिए एक वेबसाइट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग रेटर, उसने कई महीनों तक बार बार ये कहा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लीडर पीएम मोदी है। और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी ये कहते हैं। इसी वजह से पीएम मोदी को 21 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अभी हाल ही में वो मॉरिशस के दौरे पे गए थे, वहां भी उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी की ग्लोबल रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी की कई वजह हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पीएम मोदी इस बात पे जोर देते हैं कि वो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। वर्ल्ड इज वन फैमिली, दूसरे देशों को वो अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने ये कई बार साबित किया है कि सिर्फ वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं, बात पे खड़े उतरते हैं। देखिए जैसे जब दुनिया के सामने कोविड का संकट आया तो पीएम मोदी ने वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी अपनाई, बिल्कुल और अनेक देशों को वैक्सीन भेजी। और इसी के साथ साथ देखिए जब दूसरे देशों पे किसी तरह का संकट आता है, बड़ा वहां भी भारत बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, सबसे आगे बढ़ के सहायता देते हैं। आपको याद होगा कि जब तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, वहां भी हमने राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया था। दोस्त की पॉलिसी अपनाई थी और उनको सहायता जल्द भेजी थी। हालांकि तुर्की की पॉलिसी कश्मीर के संबंध में भारत के प्रति दोस्ताना नहीं रही है, फिर भी वसुदेव कुटुंबकम की बात दोहराते हुए पीएम मोदी ने तुर्की की जल्द से जल्द सहायता भेजी थी। तो ये सब बातें हैं जिन सब की वजह से पीएम मोदी की जो, इसलिए जो हम कहते हैं कि वैश्विक, बिल्कुल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए ऑल वेदर फ्रेंड रहा है रूस और भारत के साथ जो संबंध है वो काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन संबंध अपनी जगह, लेकिन चाहे वो भारत रूस की बात हो या फिर रूस यूक्रेन जिस तरह से जंग का मामला है, या फिर इजराइल और हमने हमास का जिक्र किया, इन तमाम मसलों में भारत ने ये कहा है कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तटस्थ हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं और बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले का समाधान हो सकता है। और इसी बात का जिक्र पुतिन ने भी किया और इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया प्रधानमंत्री मोदी का। भारत की विदेश नीति आप देखें कि भारत के जो मौलिक मूल्य हैं, जो हमारा सभ्यता का दर्शन है, उसको लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए शायद वो इतनी सक्षम और इतनी आकर्षित लगती है बहुत से देशों को। जिस तरह से आपने कहा कि तटस्थता जो है वो शांति की ओर झुकी हुई है हमारी, इसलिए हमारी जो नीति है, जिसको पहले हम निर्गुणता की नीति कहते थे, अब सबसे जुड़कर सबके साथ विकास बनाने की नीति है। तो उसकी जड़ें जो हैं वो हमारी दर्शन, जो भारत का दर्शन है, उसमें है कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम सभी का विकास मिलकर ही हो सकता है। ये हर भाषण में आपको बार बार ये नजर आता है। बिल्कुल। यहाँ तक बात होती है कि भारत का आकर्षण में क्या बदलाव आया है। जाहिर है कि भारत के आकर्षण में आज बहुत बदलाव आया है विश्व में। उसके कई कारण देखे जा सकते हैं। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत तरीका है उनका, चाहे वो भाषणों में हो, चाहे वो परस्पर दोस्ताना संबंध बनाने में हो, या फिर नीतियों को या संधियों को आगे बढ़ाना हो, अलग अलग तरह से, जिसको हम हाइपर एक्टिव डिप्लोमेसी कह सकते हैं, कि बहुत तेज रफ्तार से संबंध और दोस्ती और साझेदारी और हिस्सेदारी बनाते हैं। वो उसके पीछे आप उभरते हुए भारत को देखें कि बार बार सुनते हैं हम कि 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे तेजी का वृद्धि दर है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, और 2030 तक शायद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। आधुनिक तकनीक का भी एक हब भारत को देखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी सस्ते दामों पर अति आधुनिक तकनीक भारत तैयार करता है और बड़े
संख्या में उसको लागू करता है। तो कई तरह से आप इसको देखते हैं। जब बात होती है कि 21 देशों ने अपना सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार जो है उससे भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा है, उसमें रूस भी शामिल है। जब पिछले साल आप देखें 2 बार प्रधानमंत्री रूस गए, एक बार जुलाई में और एक बार फिर अक्टूबर में। तो जुलाई में रूस में भी उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, जो वहां के नागरिक का सर्वोत्तम स्टेट ऑनर है, वो उससे नवाजा गया भारत के प्रधानमंत्री को। अब एक आखिरी बात उसमें जोड़ना जरूरी है कि पिछले इस युद्ध की हम बात करते हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो इस 3 वर्षों में पूरा बदलाव आया है भारत के आर्थिक संबंधों का रूस के साथ। जो व्यापार 8 या 9 अरब डॉलर तक बना रहता था, वो अब बढ़कर 67 अरब डॉलर पर पहुंचा है। इसी से दोनों देश आज कहते हैं कि 2030 तक 100 अरब डॉलर तक, 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने की बात करते हैं। निवेश का भी इसी तरह से एक टारगेट रखा गया कि इसी साल के अंत तक 50 बिलियन डॉलर निवेश होना चाहिए मिलकर दोनों देशों का। ज्यादातर निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में है। तो अब जो खास बात पुतिन के भाषण में है वो ये है कि केवल सामरिक सुरक्षा और रक्षा के संबंध तो सुदृढ़ थे, उसके अलावा भी काफी विस्तार दिया गया है। अब वो बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन में आर्थिक हिस्सेदारी बनाने की वो बात करते हैं। यहाँ भारत के विकास को रूस के विकास के साथ जोड़कर आगे ले जाने की बात करते हैं। तो जो हमेशा से हम सुनते हैं कि रूस के साथ संबंध ज्यादातर रक्षा के उपकरणों को लेकर हैं, उससे बदलाव आता है। आप देखें पिछले 10 या 12 सालों में हमने देखा कि जो उपकरणों का आयात था उससे हटकर साझेदारी बनी है, नवाकार में, रिसर्च में, शोध में, उत्पादन में। वो अपने आप में एक उसमें तब्दीली बदलाव आया है। तो अब बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से रूस भारत में निवेश कर सकता है, साझा उत्पादन कर सकता है। तो एक तरह से एक नया अध्याय शुरू करने की, जिसको कह सकते हैं, कोशिश है। और क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत की अहमियत को आज जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से दोस्ती के उनको फायदा है उससे वो समझते हैं, इसीलिए बार बार, जैसा एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ, पर इस भाषण में अलग है कुछ वो ये कि वो हिस्सेदारी को और बढ़ाकर अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ना चाहते हैं भारत और रूस को। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की छवि बदली है कुछ पिछले 10 सालों में। आपने देखा ही होगा कि जहां भी वो जाते हैं, चाहे गयाना में जाएं, या पापुआ न्यू गिनी में जाएं, बहुत से नेता उनको बहुत व्यक्तिगत तौर पे परिवार की तरह से मिलते हैं। तो चाहे वो बड़ी शक्तियां हो, या वो मिडिल पावर्स हो, या फिर ग्लोबल साउथ हो, आइलैंड स्टेट्स हो, सबके साथ तालमेल बनाने की जो कोशिश है, उसी का नतीजा है कि एक बड़ी शक्ति रूस या वहां के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भी व्यक्तिगत तौर पर तो प्रशंसा करते ही हैं, पर भारत से अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हिस्सेदारी साझेदारी में उनका अपना राष्ट्र हित है, इसकी भी वो बात दोहराते हैं। ठीक है प्रभु सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधानमंत्री की जो रुचि रही है, और खासकर वो रुचि और उनके काम करने का तरीका, वो नीतियों में भी झलका है बीते 10 वर्षों में। और ग्लोबल फोरम पे, ग्लोबल मंच पे इशूज को उठाना और उन इशूज को लेकर तमाम देशों की एक रजामंदी बनाना, इसमें भी काफी कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, और खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ है उसके मुद्दे जो कोई और नहीं उठाता, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सामने बार बार आगे रखा है और उन पर जोर दिया है। और जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को एक G20 के मेंबर के रूप में पेश किया और उसको मेंबर बनवाया। सब लोग उसको रजामंद भी हुए कि हम पिछड़े हुए देशों के, उन देशों के जो डेवलपमेंट चाहते हैं, उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, उन सब देशों के मुद्दे हम आगे रखते हैं। और इसी वजह से देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की वाह पूरी दुनिया में है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, बिल्कुल तो वहां पर प्रोटोकॉल ये है कि सनसेट के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर किसी वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने नहीं आते, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम मोदी को रिसीव करा, और न सिर्फ रिसीव करा बल्कि उनके पैर भी छुए। बिल्कुल
ये दिखाता क्या है प्रभु सर, ये दिखाता है किस तरह से जो मान्यता है वो पीएम मोदी की अब बढ़ती जा रही है। न सिर्फ भारत में तो है ही वो सबके जन जन के प्रधानमंत्री, पूरे वैश्विक स्तर पर भी वो सबके प्यारे हैं और सब उनकी बातों को सम्मान देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, किस मसले पर भारत ने करारा जवाब दिया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। बलजीत बाजी सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू चार चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया इधर। बड़ीकर साहब कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा हम यहाँ क्यों बैठे हैं गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक मामले में हर जगह मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक का आरोप विदेशी ताकतों पर लगा दिया है। पहले तालिबान और फिर भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। अपनी विफलताओं को दूसरे के सिर मढ़ देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों द्वारा हाईजैक की गई ट्रेन मामले में गलत दावे कर बुरी तरह घिरी पाकिस्तान सरकार भारत पर उंगली उठाकर बुरी तरह फंस गई है। भारत ने करारा पलटवार करते हुए पाकिस्तान के आरोपों को निराधार, मनगढ़ंत बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान के निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए, न कि भारत को बदनाम करने के बेबुनियाद प्रयास करने चाहिए। दरअसल मंगलवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, लेकिन विद्रोही संगठन पाकिस्तान के इस दावे पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई अभी भी जारी है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस हमले में विदेशी ताकत के हाथ होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विद्रोही ट्रेन की घेराबंदी के दौरान अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। तालिबान ने भी पाकिस्तान के इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया है। अफगान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचने और अपनी सुरक्षा चुनौतियों को हल करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आरबीआई को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। आरबीआई ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पुरस्कार कमेटी ने उल्लेख किया है कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। आरबीआई के आईटी विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। और यहां रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे वेब्स का आउटरीच कार्यक्रम। क्या है यह कार्यक्रम, एक छोटे से ब्रेक के बाद। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। बजीता जी सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू चार चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया इतने बड़ी कर साहब कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा हम यहाँ क्यों बैठे हैं गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 1 मई से मुंबई में वेब्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेगा। आप इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम
दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है। भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था, उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT, IIM की तर्ज पे IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में।